जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको क्या है कि मौर्य काल और आपको जो गुप्त काल है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी टेस्ट हुई है उसी टेस्ट का आज हम लोग विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन होना चाहिए, आपको जहां भी दिक्कत हो, ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हम आपकी समस्या का हर संभव सुनने का प्रयास करेंगे और आपकी जो समस्याएं होगी उसका समाधान भी किया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो देखिए, गुप्त संवत को शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो आपको चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। किसको जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि गुप्त संवत शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को। तो इस प्रकार से कई सारे संवत है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी आप लोग नोट करते चलेंगे। जैसे सबसे पहले विक्रम संवत, इसकी जो शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में। उसके बाद जो है वह है आपको यानी कि शक संवत, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आपको 78 ईस्वी में। उसके बाद है गुप्त संवत, इसकी शुरुआत 319 से 320 ईस्वी में हुई थी जब चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना था तब। उसके बाद है आपको हिजरी संवत, इसकी शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है इलाही संवत, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आपको 1583 में हुई थी। तो इस प्रकार से जो भी संवत है इन सारे संवत को आप लोग रिकॉल करेंगे। विक्रम संवत, इसकी शुरुआत 58 ईसा पूर्व में। शक संवत 78 ईस्वी में। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में, ठीक है ना। इसके बाद क्या है कि आपको हिजरी संवत, इसकी शुरुआत 622 ईस्वी में। इलाही संवत, इसकी शुरुआत 1583 ईस्वी में। तो देखिए, एक का जो आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। तो ये जो हरिसेन है ये आपको समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। तो आपको याद रखना है कि ये जो हरिसेन थे ये किसके दरबारी कवि थे, तो हरिसेन जो थे वो आपको समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और हरिसेन ही जो थे उसने क्या किया था कि प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है उसको क्या किया था, लिखा था। और यह जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है यह जो पहले था कौशाम्बी में था, लेकिन बाद में इसको क्या किया गया था कि आपको इलाहाबाद अकबर के द्वारा लाया गया था। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इससे हमें कई शासकों के बारे में क्या होती है, जानकारी मिलती है। जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमें क्या कहते हैं कि समुद्रगुप्त, अशोक और इसके अलावे जो है वह आपको जहांगीर के बारे में भी क्या होती है, जानकारी मिलती है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके देख लेना। आगे देखिए, अब कह रहा है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है। तो देखिए, गुप्त काल को यानी कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि गुप्त काल में क्या हुआ था कि व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी, यानी कि व्यापार वाणिज्य जो था इसका काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ था, विकास हुआ था। इसके अलावे कला व साहित्य के क्षेत्र में भी क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था। यानी कि गुप्त काल में कला व साहित्य जो था अपने चरमोत्कर्ष स्तर पर पहुँच गया था। इसके अलावे क्या था कि प्रचुर मात्रा में क्या हुआ था कि स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे। किस में? तो गुप्त काल में, क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे अधिक सोने के सिक्के जो थे गुप्त काल में चले थे। तो इन सारी वजहों से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो 3 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है 4 में। देखिए, कह रहा कि सारनाथ के धमेख स्तूप का जो निर्माण है वह किस काल में हुआ था। तो देखिए, सारनाथ के जो धमेख स्तूप है, ठीक है ना, इसका जो निर्माण हुआ था यह आपको यानी कि क्या कहते हैं कि मौर्य युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? मौर्य युग में। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या कर लेना है कि बढ़िया से देख लेना है कि सारनाथ स्थित जो धमेख स्तूप है उसका जो निर्माण हुआ था किस काल में हुआ था, तो मौर्य काल में। किस काल में हुआ था? मौर्य काल में। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं 5 में। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो देखिए, गुप्त काल में जो चलने वाले सोने की सिक्का था उसको दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। याद रखना आपको कि गुप्त काल में सोने की जो मुद्रा होती थी उसको क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। जबकि चांदी के जो सिक्के होते थे उसे आपको रुपयका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुपयका, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और गुप्त काल में सबसे अधिक मात्रा में क्या हुआ था कि सोने के सिक्के चले थे। मतलब सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी करने वाले जो वंश थे वह कौन थे, तो वह आपको गुप्त वंश थे। यानी कि गुप्त शासकों के द्वारा सबसे अधिक सोने के सिक्के जो थे उसे क्या किए गए थे, जारी किए गए थे। आगे देखिए,
अब करा कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। तो देखिए कुमार संभव जो लिखा गया है वो आपको कालिदास के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है कि कुमार संभव नामक महाकाव्य जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो वह आपको कालिदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक प्रश्न आती है क्या कि ये जो कालिदास थे इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास के द्वारा कई सारे ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे कुमार संभव हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, मालविका अग्निमित्र हो गया, रघुवंशम हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया। तो ये सारे ग्रंथ के जो लेखक है वो आपको कालिदास है, और कालिदास को क्या कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यूरोप का कालिदास किसे कहा जाता है, तो यूरोप का कालिदास जो है वो आपको शेक्सपियर को कहा जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि वीडियो को पॉज करके देख लेना है। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आगे देखिए, अब करा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो आपको गुप्त युग में हुई थी। किस युग में हुई थी? गुप्त युग में। यानी कि 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सी, कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो आपको गुप्त युग में हुई थी, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो आपको कुमारगुप्त प्रथम थे। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल 414 से 455 ईस्वी है। कुमारगुप्त प्रथम का जो शासनकाल है शांति व सुव्यवस्था के लिए क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त जो किया था वो आपको बख्तियार खिलजी ने किया था। कौन किया था? बख्तियार खिलजी, जो कि आपको तुर्की का था। कहाँ का था? तुर्की का था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बख्तियार खिलजी, क्योंकि बख्तियार खिलजी जो था नालंदा विश्वविद्यालय में क्या कर दिया था कि मतलब आग लगा दिया था, ठीक है ना। इस वजह से क्या हुआ था कि उसकी आग के लपटें जो थी लगभग आपको 3 महीनों तक लगातार क्या होती रही, जलती रही, ठीक है ना। सोच सकते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा पुस्तक रहे होंगे और यह शिक्षा के लिए कितने अच्छे केंद्र रहे होंगे, आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय में क्या होता था कि जो छात्र होते थे उसकी क्या होती थी कि जो मतलब प्रवेश जो होती थी वो आपको इंट्रांस के द्वारा यानी कि मौखिक रूप से पूछने के बाद उसमें उसको क्या होती थी, एंट्री मिलती थी। तो इन सारी चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना। 8वां नंबर, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश, क्योंकि आप जानते होइएगा कि सातवाहन शासकों ने ही सबसे पहले क्या किया था कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा को क्या किया था, शुरू किया था, ठीक है ना। वैसे गुप्त वंश के जो एक शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसकी पुत्री जो है प्रभावती गुप्त, उसने भी क्या किया था कि भूमि अनुदान किया था, ऐसा उसके अभिलेख से पता चलता है। लेकिन सबसे अधिक भूमि अनुदान जो किया था वह आपको गुप्त वंश के शासकों ने किया था। तो इन सारे चीज़ को आपको बढ़िया से देख लेना। अब देखिए, अब कह रहा है कि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का जो नायक है वह कौन था, तो वह आपको अग्निमित्र था। तो देखिए मालविका अग्निमित्र नामक ग्रंथ जो है वो आपको कालिदास के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। और ये जो मालविका अग्निमित्र है इसमें जो नायक थे वो आपको अग्निमित्र थे, और अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के क्या थे, बेटा थे। तो कालिदास ने मालविका अग्निमित्र में एक दासी की पुत्री मालविका और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के जो बेटा है अग्निमित्र, उसके अथाह प्रेम कहानी क्या 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 है कि वर्णन किया है बड़ी सजीवता के साथ, ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था, तो हम क्या कहेंगे, तो अग्निमित्र, ठीक है ना। अग्निमित्र कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। आगे देखिए, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। तो देखिए ये सभी जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया। और डी में जो ऑप्शन दे रहा है जानकी हरण, तो जानकी हरण जो है वह कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। मालविका अग्निमित्रम, ठीक है ना। इसके अलावा विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंश, ठीक है ना। ये सब जो है किसके द्वारा लिखे गए हैं, कालिदास के द्वारा। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चलिए 11 नंबर, अब करें कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो देखिए सोने के सर्वाधिक सिक्के जो है वो आपको गुप्त काल में जारी किए गए। तो देखिए तो सोने के सिक्के से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे सबसे पहले कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जो जारी किए थे वह कौन किए थे। तो देखिए भारत में सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जो जारी किए थे वह आपको सबसे अधिक मात्रा की बात हो रही है तो हो जाएगा आपको गुप्त शासक, ठीक है ना। लेकिन पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक
शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के कौन जारी किए थे? तो भारत में सबसे अधिक शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के जो जारी किए थे वह आपको कुषाण शासकों ने जारी किए थे शुद्ध मात्रा में। और सीधे पूछेगा कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कौन जारी किए थे, तो हिंद यूनानी हो जाएगा। तो देखिए आपका प्रश्न कर रहा है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। आगे देखिए, अब कह रहा है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो आपको भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा सी। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो है वो आपको कहाँ से मिला है, तो हम क्या कहेंगे? एरन अभिलेख से। और यह एरन अभिलेख जो है मध्य प्रदेश के सागर से मिला और यह 510 ईस्वी का क्या है? अभिलेख है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 13 नंबर देखिए, करा कि गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। तो देखिए पहला कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद कह रहा है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो देखिए ये सभी लाइन से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए गुप्त शासकों की अगर पूछेगा क्रम तो हम कैसे कहेंगे? श्रीगुप्त, घटोत्कच, ठीक है ना। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और फिर उसके बाद स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से ध्यानपूर्वक क्या करना है कि अपने कॉपी में नोट कर लेना है। जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। देखिए 14 में क्या करा कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुमारगुप्त। क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त, यानी कि कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का क्या कहा जाता है? संस्थापक माना जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना। आगे देखिए, अब कह रहा है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? आपका सही आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। क्या हो जाएगा? ताम्रलिप्ति, ठीक है ना। क्योंकि ये जो ताम्रलिप्त बंदरगाह है ये आपको कहाँ से मिले हैं? बंगाल से मिले हैं, ठीक है ना। कहाँ से मिले हैं? बंगाल से। और इसी बंगाल के माध्यम से क्या होता था कि आपको, यानी कि ये जो ताम्रलिप्त बंदरगाह है इसी के माध्यम से क्या होता था कि व्यापार होता था। क्या होता था? व्यापार होता था उत्तर भारत का। जबकि दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में जो गुप्त काल में व्यापार होते थे वो आपको भरौच बंदरगाह से होते थे, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गुप्त काल के 2 प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखे। तो गुप्त काल के जो 2 प्रमुख बंदरगाह है उसमें आपको ताम्रलिप्त है और एक जो है भरौच है। क्या? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जो भी कमियां होगी उसको क्या किया जाएगा कि पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज ये जो 100 नंबर का टेस्ट हुआ है उसमें आप लोगों का 90+ नंबर जरूर आए, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब करा है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? 16 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के जो थे वो आपको रुपया का कहलाता था, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन में दिया है रूपक, इसलिए 16 का आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 17 में निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्के पर अपने को बिना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? था आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्योंकि आपको जब क्लास में पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि समुद्रगुप्त को सिक्के पर बिना वादन करते हुए भी क्या किया गया है? दिखाया गया। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि ये जो समुद्रगुप्त थे ये आपको संगीत के भी क्या थे? प्रेमी थे। क्या थे? प्रेमी थे। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त, ठीक है ना। 18 में गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी वो कौन था? तो देखिए, तो ये जो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि जो था वो क्या किया था? धारण किया था। और आपको बताया था कि भारतीय इतिहास में अब तक 14 राजाओं ने क्या किया था कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, जिसमें से सबसे मजबूत विक्रमादित्य की जो उपाधि है वह आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का है, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक है? तो 375 से लेकर 414 ईस्वी तक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। कौन रहा करते थे? नवरत्न रहा करते थे। तो आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि गुप्त वंश के किस शासक के दरबार में नवरत्न रहा करते थे? तो आपका जो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखिए 19 नंबर, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो देखिए, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो था वह था आपको समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो हम क्या कहेंगे? समुद्रगुप्त। क्या कहेंगे? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के लिए देवता शब्द का हरिसेन ने क्या किया है? प्रयोग किया है। यानी कि उस
काल में राजा को देवता के समान माना जाता था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 19 का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। 20 में प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो देखिए प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत जो किया था वो आपको अशोक ने किया था। कौन किया था? अशोक ने। और अशोक का शासनकाल आपको याद रखना है कि अशोक का शासनकाल 273 से लेके 236 ईसा पूर्व, कहीं दिया रहता है 273 से लेके 232 ईसा पूर्व। तो इन सारे चीज़ों को देख लेना है। और अशोक को हम लोग प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं। और ये मौर्य वंश के क्या थे? एक महान शासक थे और तीसरा शासक थे। कौन से क्रम के शासक थे? तीसरे क्रम के शासक थे, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को देख लेना है। चलिए 21 में किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो देखिए अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। क्या कहा गया है? अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। तो प्रियदर्शी जो कहा गया है अशोक को कहा गया है। किसको कहा गया है? अशोक को। चलिए उसके बाद 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? तो देखिए मौर्य काल में जो टकसाल के प्रधान होते थे उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लक्षणाध्यक्ष, ठीक है ना। और ये जो टकसाल है वहाँ पर होता क्या है? तो सिक्कों की ढलाई होती है। क्या होती है? सिक्कों की ढलाई होती है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर लिए होंगे कि मौर्य काल में टकसाल के प्रधान जो होते थे उसे क्या कहा जाता था? लक्षणाध्यक्ष। टकसाल वह जगह होता है जहाँ पर सिक्कों की क्या की जाती है? ढलाई की जाती है। क्या की जाती है? ढलाई की जाती है। आगे देखिए अब कह रहा है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो पतंजलि के महाभाष्य से हमें शुंग काल और इसके अलावे जो पूर्व मौर्य काल है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे तो शुंग काल ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए 22-23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौर्य काल। क्या हो जाएगा? मौर्य काल। और आप लोग भी क्या करेंगे कि आंसर में इस प्रकार के टिक लगाते चलेंगे ताकि आप अपने स्कोर को जान सकेंगे। जैसे देखिए हम ऐसे टिक लगाए, आपको भी ऐसे टिक लगाना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए अब कह रहा है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो देखिए धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। कौन नियुक्त किया था? अशोक ने। और आपको पता होगा कि अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद क्या किया था कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है ना। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। किसके बीच हुआ था? तो अशोक और खारवेल के बीच में। तो राजा अशोक का संबंध जो था वो आपको मौर्य वंश से था, जबकि खारवेल का संबंध जो था वो आपको महामेघ वाहन वंश से था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आप लोग बढ़िया से देख लेंगे। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अशोक ने आखिरकार बौद्ध धर्म को क्यों अपना लिया था? तो देखिए कलिंग युद्ध में इसने भीषण नरसंहार देखा था, जिसमें आपको क्या हुआ था कि 1.5 लाख से अधिक लोगों को बंदी बनाया गया था। 1 लाख लोग जो थे लगभग मारे गए थे। क्या किए गए थे? मारे गए थे। तो इन सारी वजहों से क्या हुआ था कि अशोक ने क्या किया था कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था। देखिए 25 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो देखिए अर्थशास्त्र और इंडिका से हमें मौर्य वंश के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो आपको चाणक्य है, जबकि आपको इंडिका के जो लेखक है वह आपको कौन है? मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न कर लिया जाता है कि मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है ना। फिर प्रश्न कर लिया जाएगा चाणक्य कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना। अब देखिए 26 नंबर, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? तो देखिए एलोरा में कैलाश मंदिर जो है वो आपको राष्ट्रकूट वंश ने क्या किया था? निर्मित कराया था। तो इन सारे चीज़ों को देख लेना है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो था वो आपको राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने करवाया था। और राष्ट्रकूट वंश के जो शासक है उसका नाम है कृष्ण प्रथम, जिसने क्या किया था कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। आगे देखिए अब कह रहा है कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो 16 महाजन पदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजन पद था वो आपको मगध था। क्या था? मगध था। और हमारे भारत में ये जो 16 महाजन पद है इसका जो उदय हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। और इन सभी महाजन पदों में जो सबसे शक्तिशाली था मगध था, जिसकी राजधानी आपको गिरिव्रज और बाद में चलकर पाटलिपुत्र भी बना था। क्या बना था? पाटलिपुत्र भी बना था। तो इन सारे चीज़ों का आपको देख लेना। अब देखिए अब कह रहा है 28 नंबर प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? तो मेरे भाई पुराणों की जो संख्या है वो आपको 18 है। कितनी है? 18 है। तो इन सारे चीज़ों को देख लेना है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या जो है वो आपको 18 है, ठीक है ना। फिर उपनिषद की संख्या 108 है, वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से सुनना है, इसको नोट कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे 1 नंबर के प्रश्न आते हैं कि वेदांग कितने हैं? 6 है, वेद कितने हैं? 4 है, उपनिषद कितने? 108 है, पुराण कितने हैं? 18 है। आगे देखिए अब कह रहा है 29 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो देखिए अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो आपको कौटिल्य, चाणक्य या
विष्णुगुप्त, ठीक है ना। तीनों एक ही का नाम है, ठीक है ना। कौटिल्य कहे तब, चाणक्य कहे तब, विष्णुगुप्त कहे तब। यह क्या है? अर्थशास्त्र के लेखक है। आगे देखिए, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया। क्या कहा गया है? गणसंघ कहा गया। तो 30 का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। और बज्जी की जो राजधानी थी वैशाली, और इस वैशाली में क्या था कि दुनिया का पहला जो गणतंत्र था वो क्या हुआ था? स्थापित हुआ था, ठीक है ना। यानी कि प्राचीन काल में सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो आपको वैशाली में हुई थी। तो मेरे भाई इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए, आपकी समस्या का हम हर समय समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या करा है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ है क्या? तो देखिए जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जहां लोग अपना घर बनाते उस जगह को जनपद कहा जाता है, ठीक है ना। तो 31 का आंसर हो जाएगा ए। 32 में देखिए करा कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, तो चांदी और तांबे का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि बी में चांदी है और सी में तांबे है, और डी में करा बी और सी दोनों। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या कि चांदी और तांबे से पंचचिन्ह वाले जो सिक्के होते थे वो आपको क्या होते थे? बने होते थे। ये जो पंचमार्क सिक्के होते थे उसे आपको आहत सिक्के भी कहा जाता था, ठीक है ना। तो कभी कभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए 33 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो की गई थी उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि ये जो क्या है कि पाटलिपुत्र नगर है, इसकी जो स्थापना की गई थी उदयन के द्वारा, ठीक है ना। 457 ईसा पूर्व में गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पे, ठीक है। आइए 34 नंबर, तक्षशिला विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान में ये आपको पाकिस्तान में, पहले यह क्या था? भारत में था। तो कभी कभी तक्षशिला से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है वो आपको कौन है? तो आपको तक्षशिला है, ठीक है ना। आप सीधे पूछेगा कि दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन था? तो दुनिया का जो पहला विश्वविद्यालय था वो आपको तक्षशिला था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना। आगे देखिए 35 में करा कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान जो था वो क्या हुआ था कि भारत आया हुआ था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है? देख लेना है। और फाहियान भारत 399 से 414 ईस्वी तक क्या हुआ था? रहा था। आगे देखिए 36 में, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो वह आपको नेपोलियन को कहा जाता है। और नेपोलियन जो था फ्रांस का क्या था? एक तनाशाह शासक था, ठीक है ना। चलिए 37 में, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क राजा बना था 78 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 78 ईस्वी में। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि ये जो कनिष्क है क्या है? कनिष्क है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, यह राजा कब बना था? 78 ईस्वी में। और जब यह राजा बना था तो उसने एक कैलेंडर चलाया था जिसका नाम था शक संवत। क्या नाम था? शक संवत। इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। आगे देखिए, अब करा कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मगध की राजगद्दी पर मौर्य वंश की नींव डाली थी। और यह जो मौर्य वंश है इसका जो समय है आपको 322 से लेके 185 ईसा पूर्व तक, यानी कि मौर्य वंश का शासनकाल 322 से 185 ईसा पूर्व है। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखिए, अब करा है 39 में, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो कहा जाता है वो आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और भारत में पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी वो आपको कब हुई थी? तो 1861 में। और इस पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। तो इन सारे चीज़ों को देख लेना है। 40 नंबर, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो यह आपको अजातशत्रु ने किया था। कौन किया था? अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु जो था वह बिंबिसार का बेटा था और इसका संबंध हर्यक वंश से था। और इस अजातशत्रु ने अपने पिता को मारकर 493 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से भी जानते और कुनिक के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जीवक वैद्य किस काल में था? तो देखिए जीवक वैद्य जो था वह आपको हर्यक वंश के काल में था। किसके काल में था? हर्यक वंश के काल में। और आपको पता होगा कि ये जो जीवक वैद्य है, ठीक है ना,
यह आपको बिंबिसार का क्या था, वैध था, क्या था, वैध था, ठीक है ना, जिसे बिंबिसार ने गौतम बुद्ध और अवंती के राजा प्रघोत के दरबार में भेजा हुआ था। चलिए 42 नंबर, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत जो था वो आपको रुद्रदामन ने कराया था। कौन कराया था? रुद्रदामन। और रुद्रदामन जो था वो आपको शक राजा था। कौन राजा था? शक राजा था। जैसे आप जानते होगा कि शक हमारे भारत में चरागाह की तलाश में आया था और शक भारत के 5 हिस्सों में बढ़कर क्या किया था? शासन किया था। तो इसी में से जो पश्चिमी शाखा थी सौराष्ट्र की, वहीं का शासक था रुद्रदामन। तो इसी रुद्रदामन ने अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का क्या किया था? मरम्मत कराया था। चलिए 43 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदाई ने किस नदी के संगम पर की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदाई ने क्या किया था? गंगा, सोन और पुनपुन यानी कि इन सभी नदियों के संगम पर क्या किया था। तो 43 का आंसर हो जाएगा डी। 44, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये आपको स्कंदगुप्त को जाता है। किसको जाता है? स्कंदगुप्त को, क्योंकि स्कंदगुप्त के हुन विजय की जानकारी जो है हमें भीतरी स्तंभलेख से मिलती है और पता चलता है कि यह एशिया का ही नहीं बल्कि यूरोप का भी प्रथम शासक था जिसने क्या किया था कि मतलब क्या कहते हैं उसको कि हुनों को परास्त किया था। चलिए अब करा 45, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त जो है वो आपको नेपोलियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नेपोलियन को। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 46, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो आपको बताया था कि प्रभावती गुप्त जो है, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इसके अभिलेख में हमें भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि 46 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कहीं से कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करिए, आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, अब करा है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो यह आपको सातवाहन काल का है। किसका है? सातवाहन काल का, क्योंकि आपको बताए थे कि सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की जो प्रथा है इसकी शुरुआत जो की थी वो आपको सातवाहन शासकों ने की थी। कौन की थी? सातवाहन शासकों ने। चलिए 48, 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो यह हमें आपको एरन में मिला है। कहाँ मिला है? एरन में। और इसी से पता चलता है किसी के सती होने का प्रथम साक्ष्य, ठीक है ना। सती प्रथा क्या था? तो प्राचीन काल में क्या था कि पति के मृत्यु के बाद पत्नी को स्वयं क्या होता था? पति की चिता के साथ जलना पड़ता था, नहीं तो उसे जबरदस्ती जला दिया जाता था। तो इसी प्रथा को कहा गया सती प्रथा। और इस सती प्रथा का अंत आधुनिक काल में 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो पोस्ट करके देख लेना है। आगे देखिए 39, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो देखिए 13वें शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का क्या होता है? पता चलता है। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। और इस कलिंग का युद्ध जो हुआ था खारवेल और अशोक के बीच में हुआ था और इसमें अशोक की जीत हुई थी। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। 50 में, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है? तो यह हो जाएगा आपको देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। तो मेरे भाई इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है? देख लेना है। तो आज के विश्लेषण में हम लोग क्या करेंगे कि 50 नंबर का ही विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना। आगे का 50 नंबर जो है उसका विश्लेषण जो है वह हम लोग क्या करेंगे कि कल करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी, उसमें आप लोग जुड़ जाइए। उसमें हम क्या करेंगे कि प्रतिदिन जो टेस्ट होगी उसका PDF उसमें डाल देंगे। आप लोग वहां से PDF को निकाल कर देख सकते हैं, जो दूर दराज के बच्चे हैं वो भी, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल का नाम याद रखेंगे अनिल आर्ट्स क्लासेज सीतामढ़ी, ठीक है ना। ज्वाइन करिए, उसमें आपको PDF जो है इसका कल आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।